Now, in this class, we are going to deal with the rules of construction, like rules of literal construction, reasonable, harmonious, all these. So, let us start with the primary rules quickly. See, the first and the primary rule क्या है कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो वर्ड्स में दिखता है और वर्ड्स में ही पाया जाता है जो कि लेजिस्लेचर ने यूज करे हैं। इसीलिए अगर वर्ड्स जो हैं स्टैट्यूट के दे आर केपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वन कंस्ट्रक्शन ओनली, यानी अगर वर्ड्स का एक ही मतलब निकल रहा है तो आप उसको एक ही समझ के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स अपनी मर्जी से कोई हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल मीनिंग बनाना शुरू कर दे इस ग्राउंड पे कि वो ज्यादा कंसिस्टेंट है पॉलिसी ऑफ द एक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट से के कंसर्न में। सो इट इज अ कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट अ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रक्ट लिटरली एंड ग्रामेटिकली। तो पहला जो रूल क्या है कि जो स्टैट्यूट है उसको आपने वर्ड्स के कंटेक्स्ट में और ग्रामेटिकली यूज कर प्रॉपर करना है। Language must be construed in its grammatical sense. Correct course is to take the words themselves. जो वर्ड्स हैं वही लीजिए और जितना हो सके उनके मीनिंग पे आइए विदाउट रेफरेंस टू केसेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो पहले जब भी हम कोई सेक्शन समझते हैं तो हम बिना केसेस के समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद अगर किसी केस ने उसको फर्दर इलैबोरेट करा होता है तब हम वहां जाते हैं। इफ द फ्रेजोलॉजी ऑफ द स्टैट्यूट इज क्लियर, अगर फ्रेजेस क्लियर है, अनएम्बिगुअस हैं, सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो अननेसेसरी हम उसको एक्सट्रापोलेट नहीं करेंगे आउट ऑफ द नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस। इट इज नॉट ओपन टू कोर्ट्स टू अडॉप्ट एनी अदर हाइपोथेटिकल construction simply with a view to carrying out the supposed intention of the legislature. So unnecessary hypothetical वो लोग नहीं करेंगे, प्लेन रीडिंग करके पहले उसका लिटरल कंस्ट्रक्शन करेंगे। Thus, it is the primary duty of the court to interpret the words used in legislation. तो पहले उसके जो ग्रामेटिकल मीनिंग, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी चीज है। हम जब ग्रामेटिकल को ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कम चीज है। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि जो इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लॉ को, उसको ट्रू सेंस में, उसे ग्रामेटिकल सेंस में कर रहे हैं। जस्ट दैट उसमें इतनी क्लियर ड्राफ्टिंग है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी और डाउट नहीं आ रहा, जिस वजह से हमें आगे केसेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। Normally, where the words in the statute are in themselves clear and unambiguous, then these words should be construed in their natural and ordinary sense. And same thing, they will not adopt any other hypothetical construction, and this rule is called literal construction. तो यहाँ से अपने आंसर का फर्स्ट पैराग्राफ निकाल सकते हैं। द प्रिंसिपल इज कंटेन्ड इन द लैटिन मैक्सिम, ये मैक्सिम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोस्ट्रो नॉन इंडिजेट। इट मीन्स एब्सोल्यूट सेंटेंस, एब्सोल्यूट मीन्स मतलब जो उसी मीनिंग में समझा जा सकता है। और preposition needs no expositors, that means plain words require no explanation. Sometimes occasions may arise when a choice has to be made between two interpretations. हो सकता है दो हों, जैसे एक नैरो इंटरप्रिटेशन और एक वाइड हो जो थोड़ी ज्यादा बोल्ड हो। इस केस में हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नैरो वाली जो है वो आपका जो पर्पस है या लेजिस्लेशन का पर्पस है वो प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रही है। इन दैट केस यू शुड अडॉप्ट द वाइडर वन। एग्जाम्पल के तौर पे जब इन्होंने बोला है कि जब डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट और फाइनेंशियल और अदरवाइज की बात होती है, तो जब डायरेक्टर या मैनेजर ऑफ अ कंपनी को किसी भी सब्जेक्ट मैटर में अपना कंसर्न या इंटरेस्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, वो डिस्क्लोज करना होता है, तो उस केस में हमें जो एनी कंसर्न है उसको बहुत वाइडर मीनिंग देना होगा। उसमें यानी हमें वो सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को सामने रखना होगा जो इससे मेंबर्स जो हैं अंडरस्टैंड कर सके मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस। जैसे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह होता है तो उसमें ये चाहिए होता है, ताकि पूरी जो डायरेक्टर का इंटरेस्ट है अगर उस मैटर में, वो उनको पता चल सके और वो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सके। So, what is required in this case is a full and frank disclosure without reservation or suppression. For example, where a son, daughter, father, mother, brother or sister is concerned in any contract, जैसे कि हम बोलते हैं कि उनका कोई रिलेटिव भी अगर इंटरेस्टेड है तो उसमें सभी रिलेटिव्स का आपको पूरा इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के सामने रखना होगा। और जो भी उनको ये भी इंश्योर करना होगा कि इससे रिलेटेड सभी मटेरियल फैक्ट्स आपने डिस्क्लोज करे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नैरो इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं तो उससे आपका पर्पस डिस्क्लोजर का जो है वो डिफीट हो जाता है। Similarly, when a matter which should have been but has not been provided for in statute cannot be supplied by courts, as to do so would amount to legislation and not be construction. तो अगर लॉ में कुछ लिखा ही नहीं है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर डायरेक्टर मैनेजर लिखा है,
आपने प्रमोटर वर्ड भी बोल दिया, सेक्रेटरी वर्ड भी बोल दिया, चार्ट अकाउंटेंट भी बोल दिया, तो वो इंटेंशन तो लेजिस्लेचर का था ही नहीं ना। हम उसको कंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको सब पता होता है, ऐसा नहीं कह सकते। सो जजेस विल नॉट डू दैट एज अ पार्ट ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। The rule of literal construction can be read and understood under the following headings. सबसे पहला है natural and grammatical heading. I'm flipping through all these. After I finish one doctrine, please stop this and then read it again. If you have any doubt, ask me and then go further. नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग में जैसे स्टैट्यूट्स को पहले नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में समझना है, और उनकी प्लेन, लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग में उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है किसी एक्सप्रेस इंटेंशन या डिक्लेयर्ड पर्पस से, या फिर उसमें कोई एब्सर्डिटी आ रही है, कोई रिपंजेंसी आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो ग्रामेटिकल सेंस को आपको मॉडिफाई करना होगा, एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है या एब्रिज भी करना पड़ सकता है, ताकि ये इनकन्वीनियंस आपकी अवॉइड हो जाए। दिस इज स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार 2005, यू कैन रिमेंबर दिस केस। इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वेदर द सेल ऑफ बीटल लीव्स वाज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, पान के जो पत्ते होते हैं उसको बेचते टाइम सेल्स टैक्स लगाना नहीं लगाना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बीटल लीव्स कुड नॉट बी गिवन द डिक्शनरी technical or botanical meaning when the ordinary meaning is natural meaning is clear and unambiguous. Being the word of everyday use, it must be understood in its popular sense by which people are conversant with it, as also the meaning which the statute dealing with the matter would attribute to it. Therefore, it was liable to sales tax. तो बीटल टैक्स को आपने, सॉरी, बीटल लीव्स को आपने बीटल लीव्स ही समझना है। वो कह रहे हैं हमें इसमें कोई इसका केमिकल कन्फिग्रेशन या साइंटिफिक नोटेशन की हमें जरूरत नहीं है। However, if there are certain technical words जिनको आप टेक्निकल सेंस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उन्हें आपको टेक्निकल सेंस में ही अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस को अगर आप इंग्लिश सेंस में यूज कर लेते हो तो वो तो फिर पूरा पर्पस लॉ का डिफीट हो जाएगा। सो इन कंसिडरिंग द वर्ड प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एक्ट, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रैक्टिस ऑफ लॉ generally involves the exercise of both the functions of acting and pleading on behalf of the litigant party. तो प्रैक्टिस की अगर हम बात करें एडवोकेट्स के केस में, जैसे एक मैटर आया, तो सिर्फ मैं एक्ट कर रही हूँ एज एडवोकेट या प्लीड कर रही हूँ, वो कह रहे हैं दोनों मैटर्स आते हैं। जब लेजिस्लेचर ने एडवोकेट को राइट दिया है प्रैक्टिस करने का, तो इट इज लेजिटिमेट टू अंडरस्टैंड दैट द एक्सप्रेशन इज ऑथराइजिंग हिम टू अपीयर एंड प्लीड एज वेल। सो दिस वाज अ केस ऑफ 1952 अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस। So if it is a technical word, understand in the technical sense, which means refer to the relevant statute and understand it. Then comes rule of reasonable construction. Rule of reasonable construction में the words of statute must be construed as, the words of statute must be construed as, this is, you can see, a tres majus velit quam praeret, meaning that words of a statute must be construed so as to lead to a sensible meaning. The words आपके ऐसे होने चाहिए कि उससे एक सेंसिबल मीनिंग निकले। जनरली द वर्ड्स ऑफ phrases आर टू बी गिवन their ordinary meaning. It is only when the words of an enactment are capable of two constructions. तो अगर वर्ड्स इस तरीके से हैं कि उनका दो मीनिंग निकल सकता है, तो हो सकता है कि उसका इंटरप्रिटेशन अलग निकले। इन दैट केस द इंटरप्रिटेशन विच फर्दर्स द ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट को फर्दर करे, वो आपको प्रेफर करना है दैन जो कि आपके उसको डिफीट करे। Similarly, when grammatical interpretation leads to manifest absurdity, then they shall interpret the statute so as to resolve the inconsistency. That means if you are trying to interpret in the grammatical sense, but it makes something very different than what was expected, then you have to get it resolved. And ultimately interpretation इसी हिसाब से हो कि जो inconsistency वो खत्म हो जाए और enactment जो है as a whole consistent लगे। This principle is based on the rule that the words must be construed reasonably so as to give effect to the enactment rather than to reduce to a futility. So words को आपने reasonable construction देनी है जिससे कि पूरा enactment जो है sensible लगे rather than कि वो futile लगे. This principle is contained in the Latin maxim inter pretio ferenda est res magis valeat quam perit. In short, statutes should be construed grammatically. These principles are often asked. And sometimes what happens is that you might start from here and then go back while explaining. Now, when grammatical interpretation leads to certain absurdity, it is permissible to depart therefrom and to interpret the provision of statutes in a manner so as to avoid that absurdity.
ऑलरेडी डन है ये। सो अगर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से एब्सर्डिटी आ रही है तो आप उससे डिपार्ट कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए, जिससे वो एब्सर्डिटी अवॉइड हो जाए। This departure is permissible only to the extent it avoids such absurdity. That means departure from the grammatical construction should not be taken liberally. I can understand this in any sense. So this is known as golden rule of interpretation कि आप जो है उसको उतना है तक ही उससे डिविएट करिए जितना कि आपके इस पर्पस के लिए जरूरी है। Thus, if the court finds that giving a plain meaning to the words will not be fair or reasonable construction, it becomes the duty of the court to depart from the dictionary meaning and adopt the construction which will advance the remedy and suppress the mischief, provided the court does not have to resort to conjecture or surmise. A reasonable construction will be adopted in accordance with the policy and object of the statute. अगर कोर्ट को लग रहा है कि प्लेन मीनिंग देने से फेयर और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, तो कोर्ट उसके डिक्शनरी मीनिंग से हट के वो कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट कर लेगा जो आपकी रेमेडी को एडवांस करेगा और जो गड़बड़ हो रखी थी वर्ड्स की वजह से या समझने की वजह से उसको ठीक करे। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जो है वो अडॉप्ट की जाएगी पॉलिसी और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट के हिसाब से। Now, the last one for today is rule of harmonious construction for this class. It is a recognized rule of interpretation of statutes and deeds that expressions used therein should be ordinarily understood in a sense in which they best harmonize the object of the statute. So जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपने इस हिसाब से समझने हैं कि जो स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट है वो हार्मोनाइज हो सके। हार्मनी का मतलब कन्फ्लिक्ट ना हो। ये रूल तब हम अप्लाई करते हैं जब कंफ्लिक्ट होता है बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट, और ये तब हमारी मदद के लिए आता है जब कोई दो प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट के बीच में ही कंफ्लिक्ट आ जाता है जो कि लेजिस्लेचर के पास उस टाइम थे। Where an expression is susceptible of a narrow or technical meaning as well as a popular meaning, the court would be justified in assuming that the legislature used the expression in the sense which would carry out its objects and reject that which renders it invalid. So this is an important case, important point, ये बहुत यूज भी होता है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन जिसका आप नैरो मीनिंग या टेक्निकल मीनिंग भी दे सकते हैं और एक मीनिंग उसका जो नॉर्मली हम कॉमन पैरेलल्स में समझते हैं, तो इसमें अब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि आपकी नॉर्मल समझ इंपॉर्टेंट है। सो यू वुड कैरी आउट ऑब्जेक्ट्स and reject that which renders it invalid. If it is possible to avoid a conflict between two provisions on a proper construction thereof, then it is the duty of the court so as to construe them that they are in harmony. Statute must be read as a whole. Every provision must be construed with reference to context and other clauses in the statute, ताकि वो एक consistent enactment बने, ना कि वो futility पे reduce हो जाए। अगर हारमोनियसली नहीं समझ में आ रहा उनको कि हम उनको रिलेट कर पाए तो कोलिजन कम से कम अवॉइड होनी चाहिए बाय होल्डिंग वन सेक्शन जो कि कॉन्फ्लिक्ट में विद अनदर मियरली प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन तो स्पेसिफिक रूल, मतलब कि ये हम एक को मान के चल रहे हैं दूसरे को उसका एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं ताकि कम से कम उनके बीच में कोलिजन ना हो अगर हम उनको हारमोनियसली नहीं भी पढ़ पा रहे। General rule will override specific rule will override a general rule. This is generally a special habeas non-derogant. कोई भी स्पेशल रूल जैसे हम उसमें पढ़ते हैं कि अगर कोई हमारे कानून में बोलता है कि 50 की लिमिट है फिर वो रूल्स में 200 बन जाता है, तो अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में वो 200 चाहिए तो फिर 200 ही रहेगा। तो जनरल रूल अगर बोल रहा है कि यू कैन हैव 50 एंड स्पेसिफिक रूल सेज दैट यू कैन नॉट हैव मोर देन 200, सो यू नो व्हाट आर द लिमिट्स। Remember that this rule can be adopted only when there is a real and not merely apparent conflict between provisions. तो जब real conflict होता है तभी हम इसको use करते हैं, where the words of a statute on a reasonable construction therefore thereof admit of one meaning only and then natural meaning will prevail. The court shall not attempt an interpretation based on equity and harmonious construction. So this rule can be adopted only when there is a real and not merely apparent conflict. ये जो हमने पढ़ा ना स्पेसिफिक रूल विल ओवरराइड अ जनरल रूल, तो हम स्पेसिफिक रूल को तभी अडॉप्ट करेंगे जब एक एपरेंट कन्फ्लिक्ट था, सॉरी एक रियल था, एक रियल कन्फ्लिक्ट है। एपरेंट मतलब कि जो हमें दिख रहा है बट मतलब ऐसे उभर के नहीं आ रहा, पता चल रहा है कि शायद कन्फ्लिक्ट है पर उभर के नहीं आ रहा। रियल इज लाइक यहाँ पे कुछ लिखा है यहाँ पे कुछ लिखा है। So it's only adopted when there is a real and not merely apparent conflict between provisions, and when the words of a statute on a reasonable construction admit of one meaning only, then such natural meaning will prevail. तो अगर एक reasonable construction से एक ही मतलब निकल रहा है तो आप उसको एक ही मतलब समझेंगे। कोर्ट वो इंटरप्रिटेशन ये नहीं करेगी कि मैं इसका इक्विटी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाकर दोनों को मिलाना चाहूँ। In some cases, the statute may give a clear indication as to which provision is subservient and which overrides.
कई केसेस में स्टैट्यूट बता देता है भाई ये प्रोविजन है, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग वाले जो क्लॉजेस होते हैं सब्जेक्ट टू, तो उसमें ये वो बता देता है, लेकिन कई जगहों पे आपको नहीं पता होता तो आपको ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सब्जेक्ट टू जब यूज होता है, एज यू नो, सब्जेक्ट टू यूज होता है जब सेम सब्जेक्ट मैटर कवर्ड बाय दैट प्रोविजन एंड बाय अदर प्रोविजन। तो जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है और किसी और सेक्शन में भी लिखा है, तो हम इसमें लिख देते हैं कि सब्जेक्ट टू दैट प्रोविजन ये वाला यहाँ पर ऐसे चलाना है। So limitation cannot operate when the subject matter of two provision is not the same. Thus a clause that uses the word subject to is subservient to another. यानी मैंने लिखा है कि this company will have 5 directors, however subject to the fact that अगर वो convert कर लेती है तो उसके इतने हो जाएंगे। तो एक इसमें मेन हो जाता है, एक सबसर्वेंट हो जाता है। Section 13, any change in the name of a company shall be subject to the provisions of subsection 2 and 3 of section 4 and shall not have effect except with the approval of central government in writing. तो सेक्शन 13 चेंज ऑफ मेमोरेंडम में हमने पढ़ा था कि नेम चेंज कर सकते हैं। उसके आगे हमने पढ़ा था कि भाई करना है तो प्रोसीजर फॉलो करो, यानी नेम चेंज कर सकते हैं डजंट मीन कि मैंने आज नेम चेंज कर दिया बार बोर्ड चेंज हो गया खत्म, बिकॉज द अदर सेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू दैट सेक्शन. So any change in the name of the company will be in accordance with 4.2 also and 4.3 also. Notwithstanding, as you know, is a non-obstant clause. Unlike the subject to maybe make it subject to something. The notwithstanding clause has the effect of making provision prevail over others. That means वहां कुछ भी लिखा हो यहाँ पर उसका मतलब notwithstanding है. When the term is used, then the clause will prevail over other provisions mentioned. This is again a case study which you can remember. And example is like notwithstanding anything contained in the section, effect is that this will override. An example is section 42 Companies Act, which we already read of private placement and public offer. Section 8 of Companies Act. Section 8 कंपनीज का जो amalgamation of non-profit companies का था. This is section 7A of SCRA. ये तो किसी भी एनैक्टमेंट के ऊपर है, देखिए नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड द स्पेसिफिक सबसेक्शंस और ऑल अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन अनदर स्टैट्यूट आल्सो. This is also notwithstanding anything contained in any other law. This is again section 8 of SCRA. Without prejudice में when certain provisions follow general provisions and when it is state when certain particular provisions follow general provisions and when it is stated that the particular provisions are without prejudice to those general provisions, the particular provisions will not restrict or circumscribe the operation and generality of the preceding general provisions. तो कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस कुछ जनरल प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, और जब ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर प्रोविजंस जो है उन जनरल प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू नहीं आर विदाउट प्रेजुडिस टू देम, ये प्रोविजन है बट विदाउट प्रेजुडिस टू जनरल प्रोविजन, इसका मतलब कि जनरल प्रोविजन तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ हमें इसको ध्यान देना है. सो पर्टिकुलर प्रोविजंस शैल ऑपरेट इन एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ जनरल प्रोविजंस. So without prejudice to provision of subsection 2, a company shall not be registered by a name which contains so and so. So you can register the company, but उसको साथ में ये करना है, लेकिन हाँ अगर सेक्शन सबसेक्शन 2 में लिखा है कि आप ये कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. The rule in Hayden's case or mischief rule. This rule and onwards I will cover in a separate video. Okay.